ओके, तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए। भाई घर से कोई म्यूटेड नहीं है? सपना, ठीक है। परमाणु से उत्सर्जित विकिरण श्रेणियां। और आपके सिलेबस के अनुसार कर देना इसको। परमाणु शब्द है ना, उसके आगे ऐसा लिख देना, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण श्रेणियां। परमाणु से उत्सर्जित विकिरण, हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण श्रेणियां। ओके, अब बोर का जो तीसरा अभिग्रहित है उससे कहानी स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए, बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार, बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार परमाणु से उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, परमाणु से उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा। अब लिखिए, E बराबर E2 माइनस E1, E बराबर E2 माइनस E1। E बराबर E2 माइनस E1। ये E2 क्या है? उच्च कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और E1 क्या है? निम्न कोश में, है ना। तो इसके नीचे लिखिए, E बराबर E2 की जगह सूत्र याद होना चाहिए, है ना। परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र बताइए। Z तो 1 हो जाता है ना, तो यहां क्या लिखूं? Z mz स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। थोड़ा चेक करो, यहाँ n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? n2 उच्च कोश में, माइनस माइनस प्लस m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ये कहां से आया फॉर्मूला? क्योंकि है ना, ऊर्जा का फॉर्मूला आप देख लें, क्योंकि मैं E नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि E है यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा। तो E2 उच्च कोश में ऊर्जा, E1 निम्न कोश में ऊर्जा, ठीक है। इतना हो जाए तो बताइए। हो गया? हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z कितना होता है? 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में E बराबर माइनस m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस चल रहा है, m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। चूंकि z इक्वल टू 1, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1। अब दोनों तरफ परिवर्तन करेंगे छोटे छोटे। ये जो E है लेफ्ट साइड में, ये जो E है, ये E क्या होता है? उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा होती है, और उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? hν। और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? तो m e⁴
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन नहीं आ रहा है? 1/n2 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऑर्डर में, क्रम में, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। तो आपने देख लिया दोनों तरफ क्या क्या परिवर्तन हुए। ये न्यू क्या होता है? तो न्यू होता है c अपॉन लैम्डा, कल बताया था। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे, h c अपॉन लैम्डा, न्यू के प्लेस पर c अपॉन लैम्डा, m e टू दी पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रीजन यहां लिख दें, चूंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो 1 लैम्डा बराबर क्या आएगा? सोचिए 1 लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लैम्डा बराबर m e टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h c h क्यूब 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। देखो सी एच से नीचे गुणा कर दिया मैंने, सी और एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो भी है ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मान एक नया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का मान एक नया कांस्टेंट। यहां तक ओके। तो आगे लिखिए, फिर इसके बाद लिखिए 1 लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां आर बराबर m e टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c h क्यूब। इसको बोलते हैं रेडबर्ग। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? कुछ नाम सुना है? एक तो क्या होता है, नाम ही सुना है। ये आर है ना, एक गैस नियतांक भी आता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो आर अलग होता है, ये आर अलग होता है। तो शायद होता है 3.8 या 8.31, ये कुछ अलग होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसको, लिख लीजिए। नियतांक है रेडबर्ग, रेडबर्ग नियतांक है, रेडबर्ग नियतांक है। इसकी एक वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी तो आप भी सोच सकते हैं। m का मान, e का मान, एप्सिलॉन नॉट, c, h, इन सब के मान रखेंगे तो एक मान प्राप्त होगा, उसे कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 7 ऑर्डर जिसका होता है, एक मिनट देख लेते हैं, 10 टू दी पावर प्लस 7 ऑर्डर जिसका होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 समथिंग, 9.06 समथिंग, और 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर प्लस 7, क्योंकि 1 लैम्डा है ना। जब इस सूत्र से आपको लैम्डा पता करना होता है, मैं इस सूत्र पर स्टार लगाता हूँ, इस सूत्र से जब लैम्डा पता करना होता है तो आपको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोश से किस कोश में पहुंचा। तो इस सूत्र के आधार पर 5 श्रेणियां अभी हम पढ़ेंगे, उनको नाम से भी ध्यान रखना है। तो कौन से अभिग्रहित से? बोर के तीसरे अभिग्रहित से काम चालू किया। और आपको किसका सूत्र याद होना चाहिए? परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र याद होना चाहिए, है ना, mz² e टू दी पावर 4। चेक कर लिया था ना इसको?
एम जेड स्क्वायर e टू दी पावर 4 ये सब कुछ, और जेड का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होता है, 1 होता है। फिर जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, है ना। E बराबर एच न्यू और न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन लेमडा को छोड़कर बाकी सब कुछ उधर भाग में पहुंचा दिया। ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो नियतांकों को मिलाकर एक नया नियतांक बनता है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू किसी के पास बुक में लिखी हुई हो तो बताए, 9.96 कितनी है, फटाफट देख लो ताकि हम लोग लिख भी ले। 10 टू दी पावर 7 तो है ही, या 1.6 है, 1.9 है, या 9.1 है कुछ, या बाद में देख लेना जब कोई न्यूमेरिकल आए, मिल जाए तो फटाफट देख लो, नहीं तो हम बाद में काम करते हैं। किसी न्यूमेरिकल में आंकिक मान में लिखी हुई होगी, देखो दिखी क्या, ये आर है, ये आर है, इसकी वैल्यू इन्होंने कहीं लिखी क्या, जरूरत ही नहीं पड़ी। 1.097 10 टू दी पावर 7 मीटर। तो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक तो आप लिख भी ले रहे हैं ना, इसका मान आप न्यूमेरिकल करेंगे तब जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिख भी ले। 09 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा है ना, लैम्डा एक लंबाई होती है, तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 काम में लेना पड़ेगा, तो आप टेंशन नहीं लें। पूर्णांकित करना कुछ सुना होगा, पूर्णांकित करना, तो 0 के बाद क्या है 97, तो 0 को 1 कर सकते हैं, पूर्णांकित हो गया। तो 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूमेरिकल में लगभग ये भी काम में लेते हैं, आर लगभग बराबर 1.1 10 की घात 7, ये ज्यादा काम में लेंगे हम, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ये ज्यादा काम में लेंगे। चलिए ये भी अच्छी बात है, आपने देख लिया। तो अब इस सूत्र को देखते हुए जिस पर डबल स्टार लगा हुआ है, इसको देखकर हम विकिरण श्रेणियों की बात करेंगे कि परमाणु से कौन कौन सी विकिरण श्रेणियां उत्पन्न होती है। दिमाग में फिक्स कर लेना कि जब भी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमित होता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, और वो किसके रूप में होती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है ना। और तरंग की तरंगदैर्ध्य होती है, तरंग की आवृत्ति होती है कुछ ना कुछ। तो ये जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं, ये विकिरणें जो निकलती है परमाणु से, इन्हीं को क्या कहते हैं, विकिरण श्रेणियां, है ना। तो अब लिखिए हाइड्रोजन अच्छा हेडिंग तो लिखा हुआ है ना, विकिरण श्रेणियां, ओके। तो ये जो स्टार लगा हुआ था इसके नीचे अब लिखना शुरू करते हैं। लिखिए हाइड्रोजन परमाणु से निम्न, हाइड्रोजन परमाणु से निम्न विकिरण श्रेणियां, हाइड्रोजन परमाणु से निम्न विकिरण श्रेणियां उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। अब उसमें पहला नंबर लिखिए लाइमन, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। तो को नाम पहले बता देता हूँ, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुल। तो सबसे पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में क्या होता है, एक मिनट, नहीं यार इसमें
मैं सभी के बारे में बता देता हूँ और ध्यान से देख भी लें, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, बनाना नहीं है अभी आपको। ओके, तो ये तो है मध्य में नाभिक, समझ रहे, नाभिक। ये है पहला कोश, यह है दूसरा कोश, यह है तीसरा कोश, यह है चौथा कोश, और भी होंगे आगे, है ना, और भी होंगे। अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कोश से प्रथम कोश में आता है, किसी भी उच्च कोश से प्रथम कोश में आता है, तो उत्सर्जित विकिरण श्रेणी क्या होती है? लाइमन श्रेणी। किसी भी उच्च कोश से कहां आना चाहिए इलेक्ट्रॉन? प्रथम कोश में। और जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में आता है तो विकिरण उत्सर्जित होती है। तो किसी भी उच्च कोश में अगर इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में आता है तो जो भी विकिरणें उत्सर्जित होती है वो किस में आती है? लाइमन श्रेणी में आती है, याद रखना है। फिर उसके बाद पहले को छोड़कर हम दूसरे का नंबर ले लेंगे कि किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, यदि दूसरे में आए तो उत्सर्जित विकिरण श्रेणी बालमन श्रेणी, है ना। तो लाइमन के लिए लिखिए, देखिए जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से प्रथम कोश में संक्रमित होता है तो, प्रथम कोश में संक्रमित होता है तो उत्सर्जित विकिरण श्रेणी, तो उत्सर्जित विकिरण श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। लाइमन श्रेणी कहलाती है। खड़ी भाई, इस श्रेणी में या इस श्रेणी हेतु, इस श्रेणी हेतु N1 इक्वल टू 1 व N2 इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। प्रथम कोश तो क्या होना चाहिए? 1, पहला, और उच्च कोश दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ जावे, तीसरे से पहले में आ जावे, चौथे से पहले में आ जावे, पांचवे से पहले में आ जावे, छठे, सातवें, आठवें, किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन आना कहाँ चाहिए? पहले में। तब विकिरण श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी, है ना। देखिए सूत्र क्या होगा, तो लाइमन श्रेणी के लिए इस सूत्र को देखते हुए सूत्र बनाए तो 1/लैम्डा बराबर क्या लिखूं? 1/लैम्डा बराबर आर तो है ही, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक, ब्रैकेट के अंदर 1/1, 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब N2 क्या क्या होगा वो आपको पता है, इसको थोड़ा सा सही करके लिखें तो लैम्डा इक्वल टू 1/लैम्डा इक्वल टू आर, 1 ही लिखूं माइनस N2 स्क्वायर। तो ये है लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र। यहाँ N2 क्या है? 2, 3, 4, 5। ओके, लाइमन श्रेणी का हो गया काम। 4 और है तो 2 मैं और कराऊंगा, लाइमन, बामर, पार्शल। ब्रैकेट और फंड आप खुद ही कर देंगे, फिर आपको बात समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखिए तो देखें और बात को समझें। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, हाँ तो इसमें लिखिए, तो लाइमन में क्या लिखा था? तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है ना। लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से द्वितीय कोश में, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से द्वितीय कोश में, एक तो है क्या करें,
मंगवा में 1 मिनट एक आना। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से द्वितीय कोश में संक्रमित होता है तो लिखिए आगे क्या कहलाती है ना? वो रूम है ना, लिख लो तो बता देना। बस समझ गए ना, बस पहले की जगह क्या आ गया इसमें दूसरा। तो इस श्रेणी हेतु क्या n1 इक्वल टू 2 व n2 इक्वल टू, सोच के बताओ। हाँ 2 तो है ही n1, अब 2 के ऊपर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, कॉमा 4 हो सकता है, कॉमा 5 हो सकता है, इसी तरह से 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। सूत्र देखें तो 1 लैम्डा बराबर r ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सही करके हम दिखा दें तो 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बामर श्रेणी के लिए 1 लैम्डा मिल गया, ताला लगा के रख दी ऊपर, थैंक यू। तो आप भी सुन लो भाई, n1 2, इसमें n1 था लाइमन, और इसको है ना क्रम से याद करना पड़ेगा, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पर। अब तीसरे नंबर पर पाश्चन श्रेणी यहां लिख देता हूं। पाश्चन श्रेणी, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से तृतीय कोश में संक्रमित होता है तो, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से तृतीय कोश में संक्रमित होता है तो उत्सर्जित विकिरण श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है। उत्सर्जित विकिरण श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है। पाश्चन श्रेणी कहलाती है। तो ये पांचों हो जाएंगे तो एक बढ़िया सा डायग्राम और आएगा, उससे बाद आपको रिवाइज हो जाएगी पूरी। पाश्चन श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी हेतु, तो क्लास में पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है, ऐसी चीजें हैं। इस श्रेणी हेतु n1 बराबर 3, सही बात, तीसरा ही लिखा ना, किसी भी उच्च कोश से तीसरे कोश में, व n2 बराबर, तो n2 की शुरुआत ही 4 से होगी क्योंकि n1 खुद 3 है, अब 3 के ऊपर 4, कॉमा 5, कॉमा 6 आदि। और सूत्र देखें तो 1 लैम्डा बराबर r ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2। अब 3 का स्क्वायर 9, तो 1 लैम्डा बराबर r ब्रैकेट 1/9/n2 स्क्वायर। इन सूत्रों पर आधारित आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, उसकी भी बात अच्छे से समझनी है। तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट चौथे नंबर पर ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी लिख दिया। तो अब ये आपको करना है, बताइए कर दोगे? यदि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से चौथे कोश में संक्रमित होता है
तो उत्सर्जित विकिरण श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। और जैसे सूत्र हमने ये 3 बार बनाए हैं वैसे सूत्र आप पूरे बनाएंगे तो आपको सूत्र ये मिलेगा। हो जाए तो बता देना, यहाँ तक नहीं लिख रहे हो गया का। और चौथा नंबर हो जाए तो अंतिम 5वां लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड फुंड श्रेणी। और फुंड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से 5वें कोश में आता है, इसलिए फुंड श्रेणी के लिए 1/लैम्डा का फॉर्मूला ये है 5 का वर्ग 25 ठीक है। तो 5वां भी फटाफट कर लेगा। देखिए ये है N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7। ध्यान क्या रखा मैंने, याद है? अंतराल ज्यादा है फिर कम है फिर कम है फिर कम है थोड़ा कम होता जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कोश से किस में आ रहा है, प्रथम कोश में, तो इधर अब मैं जो कर रहा हूं उसको भी ध्यान से देखें। किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, प्रथम कोश में, प्रथम कोश में, प्रथम कोश में। 1 2 3 4 5 है ना। तो 7वें से पहले में, छठे से, 5वें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से पहले में आ रहा है। तो ये सब किस श्रेणियों के अंतर्गत है, लाइमन श्रेणी। ये लाइमन श्रेणी के अंतर्गत है। और देखिए अगर किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, केवल और केवल दूसरे कोश में, केवल और केवल दूसरे कोश में। तो देखिए पहले 7वें से दूसरे में, छठे से दूसरे में, 5वें से, चौथे से, और अब तीसरे से। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। इसी तरह से किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन यदि तीसरे कोश में आता है तो पाश्चन श्रेणी। इसी तरह से किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन अगर चौथे कोश में आता है, ब्रैकेट श्रेणी। और अंत में किसी भी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन अगर 5वें में आता है तो फुंड श्रेणी। ये एक अच्छा सा डायग्राम आपको बनाना है, इससे आपका रिवीजन हो जाता है फटाफट।
और ये श्रेणियां होती क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का समूह। ये श्रेणियां होती क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का समूह। तो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताऊंगा, उसके बाद पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाएंगे हम। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे, तो जो बीच बीच में एब्सेंट थे बच्चे, उनके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। लगभग बना दिया सबने। तो ये नाम आपको बस क्रम से याद रखना है। तो ये चार्ट जो है ना, ये बहुत आपके लिए काम का है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। और कहां से इलेक्ट्रॉन कहां आता है ये भी पता लग रहा है ना। तो जो जनरल फॉर्मूला था उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल मिल सकता है सूत्र पर आधारित। तो आपको आर का मान क्या काम में लेना पड़ेगा उस दिन? 1.1 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। मान लो आपको कह दूं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथे कोश से दूसरे कोश में संक्रमित होता है। 1 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथे कोश से दूसरे कोश में संक्रमित होता है। बताइए उत्सर्जित विकिरण श्रेणी कौन सी होगी? बामर श्रेणी होगी। 1 नंबर का प्रश्न। दूसरा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं कि उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? तो आपको कहा चौथे कोश से दूसरे में, तो N2 क्या है? 4 है, और N1 क्या है? 2। समझ गए? तो 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, लघुत्तम लोगे 16 आएगा, लघुत्तम 16 आएगा। ठीक है, लघुत्तम 16। तो यहाँ 4 माइनस 1, तो ऊपर कितना है? 4 माइनस 1 3। आर का मान कितना है? 1.1 गुणा 10⁻7। अब लैम्डा क्या होगा? तो ध्यान रखिए, उल्टा करना नहीं भूले। ये 1/लैम्डा है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 16/3 गुणा 1.1 गुणा 10⁻7। तो 10⁻7 तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 10⁻−7 है ना। 1.1 इंटू 3 3.3। 16 में 3.3 का भाग लगाना पड़ेगा तसल्ली से, है ना। दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक 0 लगा सकते हो। कर सकते हैं इतना, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? मीटर में लैम्डा मिल जाएगा ना, क्योंकि 1/लैम्डा मीटर इनवर्स में था। इस तरह से आपको N1 और N2 के मान दिए हुए होंगे। कभी कभी थोड़ा कठिन प्रश्न आ जाता है, कहते हैं जैसे पाश्चन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। अब पाश्चन श्रेणी कौन सी होती है? पाश्चन श्रेणी में N1 कितना होता है? पाश्चन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। अब N2 आपको बताया नहीं, डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्ट बताया। तो पाश्चन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए N2 होता है अनंत। N2 अनंत होता है। अब कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में, तो सबसे बाह्यतम कोश को मान लेते हैं अनंत थ्योरेटिकली। सबसे बाह्यतम कोश से कहां आए? तीसरे कोश में। तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। जब सबसे बाहर वाले कोश से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? तीसरे कोश में। तो पाश्चन श्रेणी के फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। जब फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी तो आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति भी क्या होगी? अधिकतम। और जब आवृत्ति अधिकतम होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? न्यूनतम, है ना। क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य परस्पर कैसे होते हैं?
व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि इनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, नियतांक कांस्टेंट c, है ना, प्रकाश की चाल। तो आप समझ गए होंगे कि अधिकतम ऊर्जा होगी फोटोन की तो अधिकतम आवृत्ति होगी, अधिकतम आवृत्ति है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, न्यूनतम। तो अगर आपसे कह दे पाषाण श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, तो n1 तो पता लग गया पाषाण से 3, और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए n2 क्या होगा, अनंत। और अगर मैं कह दूं पाषाण श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, तो हाँ दिमाग सही दौड़ा है, जस्ट ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन तीसरे में आए, है ना, जैसे परमाणु का नाभिक है ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश, ये पांचवा कोश। तो चौथे से इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आए तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम होगी, आवृत्ति न्यूनतम होगी, तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको थोड़ा जटिल प्रश्न भी दे दें तो आप अधिकतम और न्यूनतम में कंफ्यूज नहीं हो। अगर तरंगदैर्ध्य अधिकतम कहें तो इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले कोश से नीचे आ रहा है, तरंगदैर्ध्य न्यूनतम कहें तो अनंत वाले कोश से दिए हुए कोश में आ रहा है। ये तो मैंने पाश्चन कहा, अगर लाइमन कह दे तो n11, है ना, n11। तो चलो एक बार बता ही दो, लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य बताओ क्या होगी, लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य बता दो आप, लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य। ये तो सूत्र है। अब लाइमन श्रेणी के लिए n1 1, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए n2 अनंत, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कब होगी, अनंत। अधिकतम के लिए जस्ट ऊपर वाला, तो लाइमन खुद n1 1 है, अधिकतम कहता तो 2 हो जाता, लेकिन प्रश्न मैंने क्या कहा, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या होगी, इसलिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन अनंत क्या होता है 0, तो ब्रैकेट का मान 1 आया, तो 1 अपॉन लैम्डा कितना आया 1.1 गुणा 10 की घात 7, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.1 गुणा 10 की घात -7। हो गया काम। अब इसको हल ही तो करना है, अगर मैं दशमलव हटा दूं तो यहाँ 10 और यहाँ पर एक और लगा दो, और यहाँ क्या हो जाएगा -8। 100 में 11 का भाग लगा देना आराम से दशमलव के बाद 2-3 स्थानों तक, और ये हो जाएगा। ठीक है, उसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में होती है ना। तो बताओ 100 में 11 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 9.9 लगभग, या 9.8, 9.8 नहीं, 9.09, 9.9 होना चाहिए, फिर 09 तो देखते हैं भाई, भाग ही लगागा फिर तो, आप लगा नहीं पा रहे शायद। एक आया, भाग नहीं जा रहा है, 9.09, 0909 चलता रहेगा, है ना, और 10 की घात -8, तो लैम्डा बराबर आया 9.09, या इसको 909 एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, आपको पता हो तो। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10 की घात -10 मीटर, है ना। तो ये न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं अब आपको याद रह जाएगा, या तो n1 n2 सीधे सीधे दे देंगे, या फिर अधिकतम और न्यूनतम की बात करेंगे, दो ही होती है, या तो अधिकतम लैम्डा या न्यूनतम लैम्डा। अगर अधिकतम लैम्डा पूछे तो जस्ट ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन नीचे आया है, और न्यूनतम लैम्डा कहें तो अनंत वाले कोश से दिए हुए कोश में आया। दिए हुए कोश का पता किससे लगेगा, इन नामों से, समझ गए ना, इन नामों से लगेगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डी ब्रॉगली की परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्युत्पत्ति। नाम सुना होगा आपने डी ब्रॉगली, बताइए कौन से चैप्टर में सुना था डी ब्रॉगली। हाँ, द्रव्य
चैप्टर का नाम था ड्यूल नेचर, मतलब ड्यूल नेचर मतलब द्रव्य की द्वैत प्रकृति होगा वो, द्रव्य की द्वैत प्रकृति में डी ब्रोगली आता है ना। तो उस चैप्टर में डी ब्रोगली का नाम आपने सुना था। चलिए, तो बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्युत्पत्ति, तो बोर का द्वितीय अभिग्रहित क्या था उसकी व्युत्पत्ति करेंगे हम। जिसको द्वितीय अभिग्रहित नहीं पता उसके लिए, है ना, सब कुछ बेकार है। तो द्वितीय अभिग्रहित की व्युत्पत्ति करेंगे, वो भी किससे, डी ब्रोगली की परिकल्पना से। तो दोनों पता होनी चाहिए। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, गतिमान कण के साथ सदैव एक तरंग संबंधित होती है। इलेक्ट्रॉन एक कण है और नाभिक के चारों ओर वो स्थिर रहते नहीं है, गति करते रहते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो किसी कोश में कैसे गति करने चाहिए, ऐसे नहीं, उनके साथ भी तरंग संबंधित होनी चाहिए, तरंग। और वो तरंग हम दिखा भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भाग कर दिए मैंने इस वृत्ताकार पथ के, देखिए ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग। तो इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली के अनुसार ऐसे चलना चाहिए। डी ब्रोगली की परिकल्पना के साथ सदैव गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है। मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक लैम्डा तरंग लंबाई। तो हमेशा किसी भी कोश की त्रिज्या के अनुसार कोश की लंबाई मिलेगी आपको 2πr। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो कोश बड़ा होगा। तो हमेशा कोश की लंबाई, वृत्ताकार पथ की लंबाई किसके बराबर होती है, एन लैम्डा की। और एन क्या होता है, सदैव कोई ना कोई पूर्णांक, 2 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो यहाँ पर एन कितना है हमारे इस डायग्राम में, एन का मान 8 होगा। देख लो आप, 8 तरंगे बना दी मैंने, 8 तरंगे बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं पे तो लिखा हुआ है लैम्डा, है ना। तो इस तरह से डी ब्रोगली के अनुसार ये चित्र बनाया मैंने। और डी ब्रोगली की अभिधारणा को काम में लेकर हम बोर के दूसरे अभिग्रहित तक पहुंचेंगे। अब बोर का दूसरा अभिग्रहित क्या है वो भी याद दिला देता हूं, MVR, इसे कहते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का मान हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। हम इसको सिद्ध कर देंगे, है ना। तो डायग्राम बनाइए भाई, केवल डायग्राम। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल और केवल वृत्ताकार गति नहीं करते, उनके साथ तरंग भी संबंधित होती है डी ब्रोगली के अनुसार।
बना लिया दिखता है? तो लिखिए डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार किसी गतिमान कण, डी ब्रॉगली के अनुसार किसी गतिमान कण के साथ, किसी गतिमान कण के साथ सदैव एक तरंग संबंधित होती है, सदैव एक तरंग संबंधित होती है। होती है जिसे द्रव्य तरंग, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। कहते हैं खड़ी पाई। इस द्रव्य तरंग, इस द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र से दी जाती है। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र से दी जाती है। निम्न सूत्र से दी जाती है। लैम्डा बराबर h अपॉन mv। याद आया डी ब्रॉगली की बात? mv क्या होता है? संवेग p। तो किसी भी गतिमान कण से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य इस सूत्र से दी जाती है। ओके, यहाँ पर m क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, और h प्लांक नियतांक, और लैम्डा है तरंगदैर्ध्य। ये जो हमने बनाई ना लैम्डा, यहाँ पे भी दिखाया लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन एक कण है और डी ब्रॉगली के अनुसार अगर वो गति करेगा तो उसके साथ जो तरंगदैर्ध्य संबंधित होगी वो इस सूत्र से ही दी जाएगी। तो हमारा टॉपिक भी यही है। देखो डी ब्रॉगली की परिकल्पना को काम में लेकर क्या करना है? बोर के दूसरे अभिक्रिया की व्युत्पत्ति कर, है ना। समीकरण 1 के नीचे लिखिए, यदि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, यदि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, यदि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहा हो तो, परिक्रमण कर रहा हो तो कोश की लंबाई, सदैव, इसी में लिखना ना, कोश की लंबाई सदैव तरंग लंबाई का पूर्ण गुणज होगी। तरंग लंबाई ब्रैकेट में लैम्डा का पूर्ण गुणज होगी। तरंग लंबाई ब्रैकेट में लैम्डा का पूर्ण गुणज होगी। तो ये डायग्राम से बात पता लगती है ना कि ये जो पथ की लंबाई है 2 पाई r, ये किसके बराबर होगी? लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। अर्थात 2 पाई r बराबर n लैम्डा। लिख दिया। समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से लैम्डा का मान रखने पर, तो आपको बस ये दो बातें ध्यान रखनी है कि बोर का, सॉरी, डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार लैम्डा क्या होता है ये, और चित्र को देखकर कोश की लंबाई 2 पाई r, कोश की लंबाई मतलब पूरे वृत्ताकार पथ की परिधि, कोश की लंबाई 2 पाई r किसके बराबर होगी? लैम्डा का पूर्ण गुणज होगी। लैम्डा का मान रखते हैं तो क्या होगा? 2 पाई r बराबर
एन ब्रैकेट एच अपॉन एम वी। ये बोर का दूसरा अभिग्रहित है क्या? कहाँ है बोर का दूसरा अभिग्रहित? तो ऐसा नहीं। तो हम सही हैं या गलत है? हाँ देखो, ये 2 पाई और ये एम बी, अदला बदला कुछ कर सकते हैं ना, स्थान परिवर्तन। तो देखिए एम वी आर बराबर एन ब्रैकेट एच अपॉन 2 पाई। ये ठीक बोर का दूसरा अभिग्रहित ही है। तो टॉपिक सालों से चला आ रहा है, आपको भी कंप्लीट इसको सीखना है, समझना है, करना है ना। तो लिखिए यह बोर का द्वितीय अभिग्रहित है। यह बोर का द्वितीय अभिग्रहित है। ठीक है। अब तो इस पर भी आईएमपी लगा दें, 2 नंबर या 3 नंबर तक भी पूछा जा सकता है ये। तो चैप्टर नंबर 14 जो आपका था बोल रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 14 छोटा चैप्टर है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की मुझसे पूछें तो पहला तो मैं कहूंगा रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड में भी क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 3 बिंदु लिखवाए थे ना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित 3 बिंदु लिखवाए थे। पूरा व्यवस्था ये वो बहुत सारी बातें नहीं पढ़ते तो हम पूरा हैं, लेकिन एग्जाम में जो आता है वो कुछ निश्चित चीजें आती है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, 2 कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। ओके, उसके बाद बोर के अभिग्रहित, बोर के अभिग्रहित 3 अभिग्रहित हैं। तो बोर के अभिग्रहित क्या क्या थे वो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, तो हम भी जानते हैं ब्रह्मांड में कहीं भी अगर वृत्ताकार गति हो रही है तो किसके कारण होती है? किसी ना किसी अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होती है। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति क्यों कर पाता है? क्योंकि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक क्या अप्लाई करता है? विद्युत आकर्षण बल। किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा तो विद्युत बल कहाँ होगा? इधर। इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में होगा, विद्युत बल हमेशा कहाँ लगेगा? नाभिक की तरफ, केंद्र की तरफ। और तभी ये विद्युत बल क्या प्रदान करता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। यही बताया था बोर ने अपने पहले अभिग्रहित में। दूसरे अभिग्रहित में बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं में गति नहीं करते। रदरफोर्ड ने गलत बताया था ये। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर पाते हैं जहां इनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है ना। h प्लैंक नियतांक, n पूर्णांक है। तीसरे अभिग्रहित में बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमित होता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, जहां फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? उच्च कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व निम्न कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर के तुल्य होता है। इन तीनों अभिग्रहितों को काम में लेकर आगे टॉपिक होते हैं। पहला और दूसरा अभिग्रहित काम में लेकर आप कक्षीय चाल निकाल चुके हैं, कक्षीय त्रिज्या निकाल चुके हैं। थोड़ा बता देता हूं कैसे, तो याद ही हो जाए जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है। तो बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। Q1 हो गया नाभिक का आवेश और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण। एक आर कैंसिल, के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर में, है ना। इस आर को मैं वज गुणा करके यहां पहुंचा रहा हूं। तो एम वी स्क्वायर आर बराबर जेड ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो परमाणु बोर के प्रथम अभिग्रहित से इस तरह से हम पहला समीकरण बना देते हैं। बोर का दूसरा समीकरण, बोर का दूसरा अभिग्रहित और ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग लगाते ही आपको v का सूत्र मिलेगा।
तो देखिए भाग लगाएं तो m कट जाएगा, r कट जाएगा, m कट जाएगा, r कट जाएगा, एक v भी कट जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा, z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा nh अपॉन 2 पाई, पाई कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, इस तरह से v आता है z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh, 2 एप्सिलॉन नॉट nh, कक्षीय चाल का सूत्र आ गया। और इस v का मान जब आप यहां रखते हैं किसमें, बोर के द्वितीय अभिग्रहित के सूत्र में, तो आपको r मिल जाता है, बाकी सबका भाग लगा देते हैं r को छोड़कर, तो हम रखते हैं मान m, ये है z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh, और ये r बराबर nh अपॉन 2 पाई, 2 कटा केवल, याद आ गया ना, केवल 2 कटता, बाकी सब कुछ गुणा में जाएंगे कुछ भाग में जाएंगे, तो NH तो गुणा में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी गुणा में चला जाएगा, ZE स्क्वायर M, ZE स्क्वायर M भाग में जाएगा। तो इस तरह से आपको कक्षीय त्रिज्या का सूत्र मिल जाता है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z, पाई m z e स्क्वायर कक्षीय त्रिज्या। और आपको याद है मैंने बताया था v को देखें तो z के समानुपाती n के व्युत्क्रमानुपाती, जितना कोश संख्या बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन दूर जो होता है वो धीरे चलता है, पास वाला इलेक्ट्रॉन फास्ट चलता है। ओके, यहाँ पर देखें तो r जो है वो n के समानुपाती है, सीधी सी बात है, जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे, जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे त्रिज्या बढ़ेगी ना, r के सॉरी n के वर्ग के समानुपाती और z के व्युत्क्रमानुपाती, z के व्युत्क्रमानुपाती मतलब हीलियम और नाइट्रोजन को ही ले लो, हीलियम का z कितना है 2, नाइट्रोजन का z कितना है 7, तो हीलियम का तीसरा कोश उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और नाइट्रोजन का तीसरा कोश आप ले लें, तो नाइट्रोजन का तीसरा कोश छोटा होगा, हीलियम का तीसरा कोश थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि z ज्यादा है नाइट्रोजन का, और जितना z ज्यादा होगा त्रिज्या छोटी होती जाएगी ना, तो दोनों ही परमाणुओं के तीसरे कोश की बात कर रहा हूं, n बराबर, तो z के व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या, है ना, कारण इलेक्ट्रॉन को खींचता है नाभिक का धनावेश, तो नाभिक में धनावेश ज्यादा होगा तभी तो खींचेगा, त्रिज्या छोटी हो जाती है इस तरह से। तो इन सूत्रों से हमें कुछ जानकारी मिलती है, और परिवर्तनशील राशि क्या होती है, z और n, बस z और n, बाकी तो सब कांस्टेंट। इन दो सूत्रों को काम में लेकर हमने परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कल निकाली थी, उसके बारे में भी बता देते हैं। तो इन दोनों सूत्रों को काम में लेकर हमने परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या निकाली थी वो बताते हैं। तो हम सब जानते हैं कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जो जानते हैं वही हाफ m v स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा होती है k प्लस ZE माइनस E अपॉन R। ये सूत्र आपका जाना पहचाना ही है, k q1 q2 अपॉन R12, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा k q1 q2 अपॉन R12। ओके, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दूं तो Z E स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। k की जगह क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस v का और इस r का मान रखना है, तो v की जगह क्या लिखा जाएगा z स्क्वायर e टू दी पावर 4, z स्क्वायर e टू दी पावर 4 अपॉन 4 कर दूं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, कर दिया ना इन सबका स्क्वायर। r का मान देखें तो r की जगह क्या लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, यहां पर कहीं माइनस था क्या, माइनस तो होगा ना। अब देखिए 2 इंटू 4 8, 1 अपॉन 8 m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 ही आएगा ना,
m z स्क्वायर e टू द पावर 4। ये m z e ये सब ऊपर जाएंगे, पाई तो कैंसिल हो गया, m ऊपर जाएगा, z ऊपर जाएगा, e स्क्वायर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना, m ऊपर z ऊपर e टू दी पावर स्क्वायर ऊपर, तो सही लिखा मैंने। और नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो याद आ गया होगा आपको, ये 1/8 प्लस का है, 1/4 माइनस का है, और बाकी जो बचा हुआ है वो कॉमन आ रहा है। ये पूरा ब्रैकेट एक जैसा है, कॉमन आ रहा है ना। तो m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/4। जब इसको हल करते हैं तो माइनस का 1/8 आता है अंदर, लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो क्या आता है अंदर, माइनस का 1/8। तो उसको मैं यही लिख सकता हूं ना। तो ये क्या है, परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। आज हमने काम में लिया था इसको, जब हम विकिरण श्रेणियों की बात कर रहे थे, जब हम बोर का तीसरा अभिग्रहित काम में लेकर विकिरण श्रेणियों का सूत्र व्युत्पत्ति करना शुरू ही किया था, आज का टॉपिक। तो E2 और E1 के यही तो सूत्र लिखा था, बस वहां n की जगह मैंने एक बार क्या लिखा था, N2, और इसके सूत्र में n की जगह क्या लिखा था, N1। जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया था, और इसकी जगह क्या लिखा था, h न्यू, और बाद में न्यू की जगह क्या लिखा था, c/λ। इस तरह से 1/λ का सूत्र आ गया था। नियतांकों का पूरा एक समूह था, उस पूरे समूह को मैंने क्या कह दिया था, r 1.097 गुणा 10⁻7, और इसको लगभग बराबर हम क्या कह देते, 1.1। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो काम के टॉपिक थे बीच में रिवाइज करवा दिए। एक HW आपको दे रहा हूं, है ना, HW लिख लो। 3-4 बिंदु हैं, 4 होंगे शायद। जो बोर के परमाणु मॉडल है ना, उसकी कमियां लिखनी है। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है, किताब में ढूंढना। 1 नंबर का प्रश्न शायद आ सकता है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। अपने पेन से किताब में से देखकर लिख लेना, एक बार का लिख लोगे तो याद ही हो जाएगी। सरल है, आसान है, कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं है। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां आपको लिखनी है। अब इस चैप्टर के बाद कल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसे कहते हैं नाभिक। नाभिकीय, तो चैप्टर नंबर 15 नाभिक। तो आधा पेज छोड़ देना, आधा एक पेज बोर के परमाणु मॉडल की कमियों के लिए, और कल दिखाना मुझे। चैप्टर नंबर 15 नाभिक, इसका पहला हेडिंग है नाभिक। तो आपके हिसाब से परमाणु का नाभिक क्या होता है? तो फिजिक्स में, अब बायोलॉजी में भी होते होंगे नाभिक, कोशिकाओं के नाभिक, भगवान जाने क्या क्या, लेकिन हम यहाँ पर परमाणु के नाभिक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो परमाणु का नाभिक क्या होता है? नाभिक की परिभाषा आप परमाणु चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों द्वारा पता लगा लिया था नाभिक क्या होता है। तो लिखिए, परमाणु के भीतर, बस एक परिभाषा लिखेंगे, है ना। परमाणु के भीतर इसका संपूर्ण धनावेश, परमाणु के भीतर इसका संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान (10⁻⁻15 मीटर कोटि, 10⁻⁻15 मीटर कोटि की त्रिज्या के, कोटि की त्रिज्या के
सूक्ष्म गोलाकार भाग, सूक्ष्म गोलाकार भाग में केंद्रित होता है, सूक्ष्म गोलाकार भाग में केंद्रित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो ये कोटि याद रह जाएगी ना, 10 की घात -15 मीटर, बहुत कम, बहुत कम। जिससे आप एंगस्ट्रॉम जानते हैं, तो वो होता है 10 की घात -10 मीटर। माइक्रो आप जानते हैं तो 10 की घात -6 होता है ना। फर्मी की बात करें तो 10 की घात -15 होता है। पीको भी होता है 10 की घात -12, है ना, पिकोमीटर। तो सबसे छोटा मान लो आप फर्मी, 10 की घात -15 मीटर कोटि, है ना। परमाणु का आकार तो होता है 10 की घात -10 मीटर कोटि का, और परमाणु के नाभिक का आकार 1 लाख गुना छोटा। 10 की घात -10, 10 की घात -15, 1 लाख गुना छोटा होता है परमाणु का नाभिक। इसलिए तो कहते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली, खोखला होता है ना। तो कल मिलते हैं 4 बजे, इसकी आगे की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। कुछ कह रहा है क्या कोई?